चलो स्टार्ट करते हैं। वो अपने फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लेगी। ठीक है। आईआरआर हम डिस्कस कर रहे थे ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? ये वो डिस्काउंट रेट होता है जिससे आप इक्वेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी जिस रेट पे ये दोनों बराबर हो जाएं या इनका डिफरेंस जीरो हो जाए, वही डिस्काउंट रेट आपका क्या कहलाता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी इस केस में आपको कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का अमाउंट गिवन होता है, हमें डिस्काउंट रेट गिवन नहीं होता है, इसको ही हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये डिस्काउंट रेट आपका बताता है कि आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। इसको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, यानी हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या चाहिए। बेसिकली हम इसको कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एटलीस्ट वो अमाउंट जितना हम, अगर हम कहीं से बोरोइंग कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या हो सकता है? इक्विटी हो सकता है, या फिर हमारा प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, या फिर हम रिटेन अर्निंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, डिवेंचर से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी जितना हमारा कॉस्ट है, एटलीस्ट कॉस्ट हमारा रिकवर होना चाहिए। तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा हम अर्न कर रहे हैं, या फिर हमारा आईआरआर उससे ज़्यादा है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। कम है तो रिजेक्ट कर देंगे, बराबर है तो हम विल बी एट इनडिफरेंट। तो ये तो चीज़ें हो गई आईआरआर के बारे में। अब इसके कैलकुलेशन के लिए हमने देखा कि जो कैश इनफ्लो के अमाउंट दो तरीके से हो सकता है। एक, रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं हर साल, या फिर हर साल का अमाउंट जनरली आपका अनइक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा। और जनरली हम यही कंसीडर करते हैं कि जो एवरी ईयर यू विल गेट द अमाउंट ऑफ इनफ्लो विल बी अनइक्वल, इक्वल होने के चांसेस कम होते हैं। तो जब अनइक्वल है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इक्वल वाला हमने केस देख लिया है कैलकुलेशन का। आज हम देखेंगे कि कैश इनफ्लो अगर हर साल डिफरेंट अमाउंट गिवन है, तो फिर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए अगेन, चाहे इक्वल था या फिर अनइक्वल होगा, दोनों ही केसेस में हमें, क्योंकि ये आईआरआर है, तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इक्वल अमाउंट था तो हमने डायरेक्टली क्या किया था? एक पे बैक पीरियड निकाला था हमने, फेक पे बैक पीरियड, और वो जो वैल्यू आया था उस वैल्यू को हमने क्या किया था? जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसके कंपैरिजन में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वाले टेबल में हमने उसको फाइंड आउट। एन्युटी था एक्चुअली, जो इनफ्लो है ये सेम ही अमाउंट हर साल आप रिसीव कर रहे हैं, तो एन्युटी टेबल में वो डिस्काउंट फैक्टर को एज्यूमिंग, जो आपने पेबैक पीरियड निकाला है, एज्यूमिंग कि वही हमारा क्या है, एन्युटी फैक्टर है, तो उस एन्युटी फैक्टर के हिसाब से आपने उसको नंबर ऑफ ईयर, यानी जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसके कंपैरिजन में हमने फाइंड आउट किया कि वो परसेंटेज रेट कहाँ पे मिलता है। वो एग्जैक्टली टेबल में मिल गया तो ठीक है, वही हमारा परसेंटेज रेट हो गया जिसके सामने वो हमारा वैल्यू लाई करता है। अगर वो टेबल में एग्जैक्टली नहीं मिला, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर का एक वैल्यू और उसके एक नीचे का वैल्यू, यानी हायर वैल्यू हमने लिया और लोअर नो। वैल्यू निकाला। और फिर हमने क्या किया? इंटरपोलेशन किया। ठीक है, इंटरपोलेशन के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया इसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना आएगा। अब यही चीज हम अनइक्वल के केस में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होगा। अनइक्वल के केस में जब हमारा इनफ्लो का अमाउंट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे हो सकता है 10,000 हमारा पहले साल के एंड में मिले, फिर 12,000 पहले साल के एंड में मिले, फिर 14,000 पहले साल के एंड में मिले। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम आउटफ्लो ले लेते हैं, 40,000 का आउटफ्लो है, तो अब इस 40,000 के आउटफ्लो को हम पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इनका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट रेट तो हमारे को गिवन नहीं है, तो हम ट्रायल और एरर मेथड पे चल रहे हैं, तो कोई एक डिस्काउंट रेट ले लेंगे और उस डिस्काउंट रेट से क्या करेंगे? इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ये 40,000 के ऊपर चला जाए, या फिर ये 40,000 के नीचे ही रह जाए।
तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी डिस्काउंट रेट और प्रेजेंट वैल्यू में हमने एक रिलेशनशिप देखा था। क्या चीज रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप या फिर अपोजिट रिलेशनशिप। यानी अगर वैल्यू हमारा प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? अब हमें उसे कम करना है तो डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ा हायर द देंगे। डिस्काउंट रेट लोअर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, एंड लोअर विल बी द डिस्काउंट रेट हायर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये अपोजिट वे में, अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू अब कम करना है। इन द सेम वे अगर प्रेजेंट वैल्यू कम आ गया तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाना है, तो डिस्काउंट रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये कहानी क्लियर है? यस सर। गुड। तो अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे और न्यूमेरिकल से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके सामने, कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 32,000 रुपया, ठीक है, और 32,000 को हमें एक्सपेक्टेड है कि जनरेट करेगा कैश इनफ्लो कितने का? पहले साल 16,000, दूसरे साल 14,000, तीसरे साल 12,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। यानी 3 साल में हमें ये अमाउंट रिसीव होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये अमाउंट अलग है, अलग है, अलग है, यानी कैश इनफ्लो हमारा डिफरेंट है तीनों साल। अब यहाँ पे हो गया कैलकुलेट आईआरआर। बस क्वेश्चन खत्म यहीं पे। कैसे? आउटफ्लो दे दिया, इनफ्लो दे दिया, अब हमें यहीं पे कहानी खत्म क्वेश्चन की। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली कोई भी एक रेट ले लो और उस रेट पे कैलकुलेट करो क्या चीज, प्रेजेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि 10% पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 10% पे पहले साल का हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना, 0.909826 और 0.751। यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, ये आर्बिट्रेरली आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 12% भी ले सकते हैं, 15% भी ले सकते हैं, 18% भी ले सकते हैं, 20% भी ले सकते हैं, क्योंकि होगा एक ही चीज। क्या? या तो तब उस तो रेट पे इक्वल ही प्रेजेंट, आएगा। इक्वल नहीं, कोई भी रेट लोगे तो एक ही सिचुएशन आपका आएगा। या तो प्रेजेंट वैल्यू आपका ज्यादा हो जाए आउटफ्लो से, हम्म। या फिर प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाए आउटफ्लो से। तो फिर हम हम्म। रिवर्स रिवर्स कर देंगे अपने डिस्काउंट रेट को। तो हम्म। डिस्काउंट रेट अगर हमने ज्यादा लिया है कम कर देंगे, कम लिया है ज्यादा कर देंगे। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटरपोलेशन अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो इंटरपोलेशन तो मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब इसमें हम इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 10% पे हमने निकाल लिया, तो ये वैल्यू है हम्म। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे, कैश इनफ्लो से। 16,000 गुणे 0.909, 14,000 गुणे 0.826, 12,000 गुणे 0.751। मल्टीप्लीकेशन के बाद ये वैल्यू आया। अब देखो इसको सम किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये आया 35,120। आउटफ्लो कितना था, 32,000। यानी अब ज्यादा आ गया। तो ज्यादा आ गया, अब हमें क्या करना है, कम करना है। तो डिस्काउंट रेट को अब बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा? तो कम करना है तो बढ़ाएंगे, डिस्काउंट रेट को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया कितना, 18%। अब 18% पे डिस्काउंट फैक्टर आप एन्यूटी, डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला टेबल से निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हर साल का आपका अमाउंट डिफरेंस है, ध्यान देना, ठीक है। एन्यूटी टेबल में इसको फाइंड आउट मत करना, किसमें फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो ये हो गया दूसरे साल का, ये हो गया तीसरे साल का। अब हम क्या करेंगे, ये कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये आया प्रेजेंट वैल्यू। अब कितना आ गया, 30,912। तो हमें यही चीज देखना था कि हमारा जो 32,000 का अमाउंट है, एक ऊपर का वैल्यू चाहिए और एक इसके नीचे का वैल्यू चाहिए, तभी जाके हम इंटरपोलेशन अप्लाई कर पाएंगे। तो एक ऊपर का वैल्यू हमें मिल गया 35,120, और एक नीचे का भी वैल्यू मिल गया 30,912, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो अब हम इंटरपोलेशन के लिए रेडी हैं। इंटरपोलेशन के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं? लोअर रेट
हाँ, लोअर रेट इंटरपोलेशन में प्लस आईआरआर के लिए, कहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसियस बना देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। आईआरआर इज इक्वल टू लोअर लोअर रेट रेट प्लस प्लस प्रेजेंट पॉजिटिव, वैल्यू एट लोअर रेट प्रेजेंट और वैल्यू माइनस का प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंट इन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंस इन कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन डिफरेंट इन रेट और रेट। उसमें माइनस भी रहेगा ना ऊपर। किसमें? प्रेजेंट इस वैल्यू हाँ एट लोअर रेट लिया है ना। हाँ ठीक है, माइनस प्रेजेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हायर रेट होगा। अब यहाँ पे लोअर रेट हमारे पास क्या है? लोअर लोअर है रेट हमने 10% लिया है। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट 35 120 नहीं, वो तो हायर है, ये रहेगा ना 30 912। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना। ये अनइवन या फिर अनइक्वल वाला केस है ना, इसके जगह पे लिख लेना पॉजिटिव एनपीवी। पॉजिटिव पॉजिटिव एनपीवी। तो पॉजिटिव एनपीवी यहाँ पे कितना है? 3120। इसके बाद डिफरेंस ले लेंगे हम कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू में। 3120 माइनस, ध्यान देना, ये वाला -1088 है। और डिफरेंस इन रेट 18 - 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ये ये इक्वेशन भी हम सॉल्व लिखवाए करेंगे। थे पॉजिटिव एनपीवी का। ये फॉर्मूला लिखवाया था ना मैं। हाँ हाँ। क्या लिखा है, लोअर रेट प्लस का पॉजिटिव एनपीवी अपान पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इंटू का डिफरेंट इन डिस्काउंट रेट। ठीक है, वही चीज़ है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आईआरआर का वैल्यू 15.93 निकल के आएगा। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। अब एक और मेथड हमारा रह गया, उसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पी आई, इसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही रिलेटेड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को डिफरेंस करते थे, और देखते थे कि प्रेजेंट वैल्यू आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कहते ही हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो। ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हम डिसीजन रूल क्या रखे थे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है, जो भी अमाउंट आ रहा है पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा, निगेटिव है तो रिजेक्ट किया जाएगा, और जीरो है, ठीक है, तो हम इनडिफरेंट होंगे। ये सिचुएशन था। और मल्टीपल प्रोजेक्ट है, कई सारे प्रोजेक्ट गिवन है, तो हम उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर होगा। ठीक है, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो ये इंडेक्स रेशियो के फॉर्म में होता है। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में होता है, और ये एक रिलेटिव मेजर है। ठीक है, किस चीज का? रिलेटिव मेजर। आप ये देखते हैं कि आपका इनफ्लो आउटफ्लो के कंपैरिजन में कितना है वही चीज जो हमने यहाँ पे किया है, लेकिन अब इसको हम रेशियो के संदर्भ में या फिर रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं कि जो हमारा इनफ्लो है आउटफ्लो के कंपैरिजन में कितना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक तरीके से देखा जाए तो ये चीजें हमें पता नहीं लगती है। अगर कई सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5, तो हम क्या देख रहे हैं? केवल प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं कि कितना है। अब वहां पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कितना हमें बेनिफिट हुआ, क्या इससे नेट प्रेजेंट वैल्यू से कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे रेशियो में, रेशियो हमारा क्या होगा? हो सकता है दो सही एक आ जाए,
3:1 आ जाए, या फिर 3:2 आ जाए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमारा आउटफ्लो के कंपैरिजन में इनफ्लो 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 1.5 टाइम है, 2.5 टाइम है। तो ये कंपैरिजन बताएगा। तो हमारे पास अगर डिफरेंट अल्टरनेटिव हैं तो हम उनमें कंपैरिजन करके देख लेंगे कि हमारा कॉस्ट के कंपैरिजन में हमारा बेनिफिट कितना आया है। ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेथड या फिर हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो ये बताता है कि आपके आउटफ्लो के कंपैरिजन में इनफ्लो कितना है। और आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यही करते हैं ना। हम्म। यहाँ पे हमारा कॉस्ट है और ऊपर हमारा बेनिफिट है। ऐसे ही कंपेयर करेंगे ना, बेनिफिट को हम हाँ, ऊपर रखते हैं, नीचे कॉस्ट रखते हैं। अब इसको हम या तो नंबर के टर्म्स में निकाल सकते हैं या या परसेंटेज फिर में। हम परसेंटेज के टर्म में, दोनों में निकाल सकते हैं। तो ये वाला अगर हमने रखा ऊपर वाला फॉर्मूला, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, ये हमें क्या देगा? नंबर्स के फॉर्म में। और इसी को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या परसेंटेज दिखाएगा? में। परसेंटेज के फॉर्म में। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। इसको टोटल प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे हो गया, और यहाँ पे हम परसेंटेज, यहाँ पे ब्रैकेट में यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसको हम कहते हैं पर रुपी के फॉर्म में। और दूसरा हमारा हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं पीआई परसेंटेज के फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इन दोनों ही केसेस में हमारा डिसीजन रूल क्या होगा? अगर ये वाली वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ये हम्म। ऊपर वाले का मैं यहाँ पर डिसीजन रूल लिख देता हूँ। डिसीजन रूल पी आई मोर देन 1, क्या करेंगे? एक्सेप्ट। पी आई लेस देन 1, रिजेक्ट। पी आई इक्वल टू 0, इनडिफरेंट। और इस वाले का डिसीजन रूल 100 पे निकालते हैं, परसेंटेज में है ना। तो पी हंड्रेड आई, परसेंट से ज्यादा होगा तो हाँ, एक्सेप्ट। तो पी आई मोर देन 100 एक्सेप्टेड, पी आई लेस देन 100 रिजेक्ट। रिजेक्टेड, और पी आई इक्वल टू 100 इनडिफरेंट। हम्म। चलो, तो ये इतना ही था। अब इस पे मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, पी आई का। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना जानते हैं, क्योंकि हमने एनपीवी निकाला हुआ है। बस उसी के आगे अगला स्टेप हमें क्या करना है? इंस्टेड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग और कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमें क्या करना है? बस प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को ऊपर रख देना है न्यूमरेटर के फॉर्म में, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को डिनोमिनेटर में रख देना है, और कैलकुलेट करना है कि ये 1 से ज़्यादा है, कम है, या फिर 0 है। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी वैल्यू में, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर डिसीजन हमारा परसेंटेज के बेसिस पे हो जाएगा। चलो, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।